आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कल के एएसओ पेपर के 2 सवालों के ऑप्शंस को दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं भी जब पेपर करवा रहा था तो मैंने एक्सप्लेन सही किया था, हर चीज़ सही किया, लेकिन टिक करते समय मिस्टेक होता है। क्यों होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ और कितने बड़े स्तर पर ये आपको कन्फ्यूज कर सकता है एग्ज़ाम में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको पहले ही बता दूँ। क्या है ये सवाल आपको पता होगा। एक हड़प्पा सभ्यता का सवाल पूछा गया था, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक है हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति, ये भी गलत था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने हैं क्योंकि चाक का ज्ञान नहीं था उनको, ये भी गलत था। इसमें केवल दूसरा सही है, ठीक है, मतलब कि एक स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है। अब जरा ऑप्शंस की तरफ में चलते हैं। ऑप्शन में पूछा गया ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। क्या पूछा गया ऑप्शंस कि ऊपर दिए कथनों में से कितने सही हैं। ये नहीं पूछा है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं, पूछा है कितने सही हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, वो है नंबर 2। सेम सवाल है, अगला सवाल है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा गया, जिसमें पहला सही था, अशोक के शिलालेख वाला भी सही था और तीसरा यहाँ पर बिंदुसार वाला गलत था, यानी कि इसमें 2 सही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंज किया। यहाँ पर भी वही पूछा है कथनों में से कितने सही हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर ऊपर जैसा ऑप्शन नहीं दिया गया, ध्यानपूर्वक देखिए। केवल 2, केवल 1, तीनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। केवल 1 और 2 दे दिया है, केवल 1, तीनों, इस प्रकार से दिया गया है। केवल 1 और 2 की जगह पर लिख सकता था केवल 2 स्टेटमेंट सही है ना, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने लिखा केवल 1 और 2 सही है। इसके कारण से सेम एग्जाम में सेम चीज़ पूछा है कितने सही हैं, लेकिन उन्होंने ऑप्शंस में यहाँ पर परिवर्तन कर दिया है ना। यहाँ पर उन्होंने ये नहीं दिया है कि 2 यहाँ पर सही, जैसे यहाँ पर दिया ना केवल 2 सही हैं, यहाँ पर दिया है केवल 1 और 2 सही हैं। तो कृपया करके एग्जामिनेशन में सही ढंग से करें। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है, जैसे इस सवाल को अगर हम देखेंगे तो वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन कौन से सही हैं, बल्कि पूछ रहा है जिस प्रकार से यूपीएससी का पैटर्न है, बल्कि पूछ रहा है आपसे कि कितने टोटल स्टेटमेंट इसमें से सही हैं। 2 सही हैं, 3 सही हैं, 1 सही है, ये पूछ रहा है आपसे, ना कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि पहला सही है या दूसरा सही है या तीसरा सही है। इसी प्रकार से नीचे में भी वही चीज़ पूछ रहा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है केवल 1 और 2 सही है, जो कि यहाँ पर सही थे, तीसरा यहाँ पर गलत था। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा एग्जामिनेशन में। यकीन मानिए बीपीएससी ने जितने ज़्यादा बदलाव किए हैं ना, मैं आपको डरा बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये काम कभी नहीं किया मैंने, आपको कॉन्फिडेंस ही दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ हमें एएसओ में पहले ही पता चल गया, हमने यहाँ पर गलती कर ली, जिससे आगे हम सुधार कर लेंगे, है ना। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। परसों सैटरडे को आपका एग्ज़ाम जो है। फिलहाल अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग 2001 और 2011 दोनों सेंसस को कंपैरिजन करके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पर आधारित कुछ एमसीक्यू भी लगाएंगे। दोनों का पीडीएफ आपको एमसीक्यू के तुरंत बाद ही शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना थोड़ा सा। 3 बार मैंने इसको रीचेक किया है, फिर भी अगर किसी डेटा में त्रुटि हो तो मुझे ज़रूर ही बताइएगा। डेटा वाले आधार जो सवाल होते हैं, डेटा बेस्ड सवाल जो होते हैं, उसमें त्रुटियों की संभावनाएँ होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने 3 बार इसको रीचेक किया है। कहीं पर आपको कोई त्रुटि दिखे तो मुझे ज़रूर ही बताइएगा, उसको करेक्ट कर लेंगे। गलत पढ़ करके एग्जामिनेशन में नहीं जाना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा वीडियो, तो ध्यानपूर्वक देखिए। और एक चीज़ मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। हर पेपर अलग होता है, हर एग्ज़ाम की प्रकृति अलग होती है। ऐसा नहीं कि एएसओ में कठिन पूछा गया है तो आपसे भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। एएसओ का आप साइंस के सवालों को ही क्यों देख रहे हैं, बाकी सवालों को तो भी देखिए। अब आपके एग्ज़ाम में 150 एमसीक्यू होते हैं, जिसमें से 10 केवल रीजनिंग मैथमेटिक्स के होते हैं, बाकी 140 में से आपको चुनना होता है। यहाँ पर तो बहुत कम जीएस के सवाल थे, उसमें भी साइंस के सवाल अलग दिए गए थे, पद भी कम था और यहाँ पर सीटें भी कम है, कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, इसलिए पेपर हर अलग होता है। कृपया करके 2025 में जो पेपर हुए हैं बीपीएससी के द्वारा, उनसे बीपीएससी का कंपैरिजन मत कीजिएगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है
कि 70 बीपीएससी जैसा सवाल तो नहीं आएगा, सवाल अच्छे स्तर के आएंगे, जिस स्तर की आपने तैयारी की है उसी स्तर का आएगा। धैर्यपूर्वक सॉल्व कीजिएगा उसको एग्जाम में, ताकि आपका गलत ना हो। 2001 की जनगणना में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी और 2011 में कितनी हो गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 8.3 करोड़ से बढ़ करके 10.4 करोड़ आबादी हो गया बिहार का। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या है कि 2001 में बिहार की जनसंख्या 8,29,98,509 थी, जो 2011 में बढ़ करके 10,40,99,452 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक चीज़ और है, ऐसा नहीं कि केवल पीडीएफ पर है, कोई चीज़ आप वीडियो के फॉर्मेट में सुनते हैं ना, कान में आवाज़ जब जाती है तो ज़्यादा अच्छे से याद होता है, इसलिए पीडीएफ के साथ साथ वीडियो भी देखें तो सही रहेगा। 2001-2011 के बीच बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच 25.4% बढ़ी है, जो भारत के औसत 17.7% से कहीं अधिक रही है। भारत का पूरा औसत 17.7% है और बिहार का 25.4% बढ़ा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, 2001 की तुलना में 2011 में बिहार में साक्षरता दर कितनी बढ़ी है? तुलनात्मक सवाल है, जिस प्रकार से कल पूछे गए हैं ना, तुलनात्मक हमारा डेटा भी तैयार हो जाता है और कंपैरिजन भी हमें पता चल जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 47.0% से बढ़ करके 61.8% हो गया है। 47 से 61% हो गया है, 47 से 61% बढ़ा है। क्या हो जाएगा? 14.8% का फर्क आया है बिहार के लिटरेसी रेट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। 14.8% भी याद रखिएगा। 2001 से 2011 के बीच बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी बढ़ी है? तो 60.3% से 71.2% बढ़ गया है। 2001 में मात्र 60% था लिटरेसी रेट, जो बढ़ करके 71.2% हो गया है। अगला सवाल है कि 2001 और 2011 के बीच बिहार में साक्षरता दर कितनी बढ़ी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33.6% से बढ़ करके महिला साक्षरता दर पूछा जा रहा है बंधुओं, 51.5% हो गया। 2001 तक हर 100 में से मतलब कि 33 महिलाएं जो थी वो शिक्षित थीं, जो बढ़ करके 51.5% पर आ गया है। पुरुष है 71.2%, महिलाएं हैं 51, तो एवरेज निकालेंगे तो इसका तो 61 के आसपास बनेगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, 2001 की तुलना में 2011 में बिहार का लिंग अनुपात क्या बढ़ा है? इसका आंसर ए हो जाएगा। 921 से बढ़ करके 921 से घट करके 918 हो गया है। लिंगानुपात हमारा कम हो गया है, 921 से घट करके 918 हो गया है, जो 2011 में थोड़ा गिर करके 918 पर आ गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार के बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में क्या बदलाव आया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। बच्चों के लिंगानुपात में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 942 से घट करके 935 हो गया है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है कि 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बढ़ा है? तो यह शिवहर का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बढ़ गया है। दरअसल में शिवहर का जनसंख्या घनत्व 2001 में 1372 था, जो 2011 में बढ़ करके 1880 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 2001 की तुलना में 2011 में बिहार की शहरी जनसंख्या का परसेंटेज कितना बढ़ा है? ए हो जाएगा। 10.5% से बढ़ करके 11.3% पर आ गया था। 2011 के सेंसस के अनुसार बिहार की 11.3% आबादी शहरों में निवास करती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा बढ़ी है? तो यह सहरसा जिले में बढ़ी है। सहरसा जिले में साक्षरता दर 2001 में मात्र 39% था, मात्र 39%। सहरसा का साक्षरता दर कम है, अभी भी तुलनात्मक रूप से कम है, जो 2011 में बढ़ करके 60.1% हो गया। 21% की सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहीं पर देखा गया तो वो सहरसा जिले में ही देखा गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2001 की जनगणना में बिहार का सबसे अधिक ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा था और 2011 में कौन सा था, ये पूछा जा रहा है। 2001 में कौन सा था और 2011 में कौन सा था सबसे ज़्यादा आबादी वाला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। पटना था 2001 में भी और 2011 में भी पटना ही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 2001 और 2011 दोनों में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला 2011 में 58.38 लाख लोग रहते थे पटना शहर में, पटना जिला में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पटना हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच जिले में किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है? जनसंख्या वृद्धि का दर कितना परसेंट से बढ़ गया 10 वर्षों में, ये पूछा जा रहा है। तो 31.1% था मधेपुरा का। बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा।
2001 की तुलना में 2011 में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में थी? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस में हुआ है? तो गोपालगंज में हुआ है। गोपालगंज की वृद्धि दर 18.8% थी, जो 2001 से 2011 में सबसे कम वृद्धि दर गोपालगंज का ही था। और गोपालगंज का लिंगानुपात भी पॉजिटिव में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था? ये पूछा जा रहा है आपसे, किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, शिवहर। शिवहर का हो जाएगा। 2011 में शिवहर का जनसंख्या घनत्व 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो सबसे ज़्यादा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा था? तो गोपालगंज है, ए आंसर हो जाएगा। देखिए 2001 में 1015 था, 2011 में 1021 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 2001 से 2011 के बीच किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी? तो यह पूर्वी चंपारण में ग्रामीण जनसंख्या 49.31 लाख थी, जो सबसे ज़्यादा थी। और अगर क्रम में लगाने को बोला जाएगा तो सबसे पहले पूर्वी चंपारण आता है बंधुओं, उसके बाद से मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर और गया का नाम आता है। वहीं पर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या के हिसाब से कोई पूछे तो सबसे न्यूनतम है शेखपुरा में, उसके बाद से शिवहर, अरवल, लखीसराय, फिर मुंगेर का आता है। ठीक है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से अगर कोई पूछे तो सबसे ज़्यादा समस्तीपुर, फिर बांका, फिर मधुबनी, फिर कैमूर का नाम आता है। समस्तीपुर जो है इसमें 96.53% जो जनसंख्या है वो ग्रामीणों में निवास करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। 2001 की तुलना 2011 में बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी बढ़ी है? शहरी जनसंख्या कितनी बढ़ी है ये पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 30.04 लाख बढ़ी है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 2001 में शहरी जनसंख्या 87 लाख के करीब में थी, जो बढ़ करके 1,17,00,000 हो गया है। 2001 और 2011 के बीच बिहार के किस जिले में शहरीकरण का परसेंटेज सबसे ज़्यादा था? तो यह पटना में परसेंटेज सबसे ज़्यादा था शहरीकरण का, 43% आबादी शहरी थी 2011 में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी? तो यह किसका हो जाएगा? रोहतास का है। रोहतास का 2001 में 65.9% थी, 2011 में 73.4% हो गया। ये टॉप पर रहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास टॉप पर रहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी? सबसे कम लिटरेसी रेट पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह पूर्णिया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए एक थोड़ा सा एनालिसिस बता देता हूँ। ये गंगा नदी है, तो आपको जो अच्छे मतलब कि जनसंख्या में और साक्षरता में जो अच्छे वाले ज़िले मिलेंगे, सही वाले, वो यहाँ पर हैं, जबकि जो खराब है जिनका प्रदर्शन लिटरेसी में, आबादी में, इन सब चीज़ों में, पिछड़े हुए ज़िलों में, तो वो यहाँ पर हैं। पूर्णिया है, मधेपुरा है, ये कोसी बेल्ट के जो ज़िले हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा स्थिति सही नहीं था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। 2011 में पूर्णिया की साक्षरता दर 51.08% थी, जो सबसे कम थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे ज़्यादा बढ़ी है? तो यह सहरसा में बढ़ी है। 2001 में ग्रामीण साक्षरता 37.1% था यहाँ, जो 2011 में 59.8% हो गया। 22.7% का ग्रोथ देखा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। कैसे तैयार करें 2011 सेंसस के टॉपिक को? 2011 का सेंसस का जो टॉपिक है, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा 1 से 2 बार, उसके बाद से MCQ लगा लीजिए। कंप्लीट हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं करना है वहाँ पर। ठीक है। और डरना नहीं है, सबसे पहली बात तो यही है, बार बार मैं कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है आपको। 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले में SC की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी? तो यह गया जिले में थी, गया में सबसे ज़्यादा, उसके पश्चात से पटना का नाम आता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 2001 की तुलना में 2011 के बिहार ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 89.5% से घट करके 88.7% पर आ गया। तुलनात्मक सवाल है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले में लिंग अनुपात में सबसे ज़्यादा सुधार देखा गया? तो बेगूसराय में सबसे ज़्यादा सुधार देखा गया। इसका बेगूसराय का 895 था 2001 में, जो बढ़ करके 912 हो गया। 17 अंकों का बेगूसराय ने सुधार किया। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों का परसेंटेज क्या था? तो यह 52.8% से बढ़ करके घट करके 52.1% हुआ। पुरुषों का हिस्सा 52.8% था, जो 2011 में थोड़ा सा कम होकर के 52.1% हो गया, क्योंकि लिंगानुपात में सुधार हुआ। इसके कारण से इसका आंसर सी हो जाएगा। वैसे क्या वाकई सुधार हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है।
अगला है 2011 की तुलना में 2011 में बिहार में किस धर्म की जनसंख्या का परसेंटेज सबसे ज़्यादा था? तो यह कौन है? तो यह हिंदू वर्ग है जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 82.7% हिंदू हैं। 2011 में 83.2% थे, जो थोड़ा सा कम देखा गया। भारत की जनसंख्या में भी थोड़ा सा अंतर देखा गया कम होने का। 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? सबसे कम था तो यह कैमूर जिले का है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो सबसे कम था। 2001 और 2011 के बीच बिहार में एसटी की जनसंख्या का परसेंटेज क्या था? एसटी की जनसंख्या का परसेंटेज तो 2001 में 0.8% था, जो 2011 में बढ़ करके 1.3% हो गया। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? एसटी जनसंख्या वाला तो यह सभी को पता होगा, वेस्ट चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। इसका उत्तर डी हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में 2.52 लाख एसटी के लोग निवास करते हैं, जो सबसे ज़्यादा है राज्य में। इसका आंसर डी हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार के किस जिले में शहरीकरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है? तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण जनसंख्या वाइज पूछ रहा है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। कटिहार की शहरी जनसंख्या 1.5 लाख से बढ़ करके 2.4 लाख हो गई, जो 60.1% की बढ़त है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 2001 की तुलना 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का परसेंटेज क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 17.9% से घट करके 17.6 वर्ष हो गया। शिशुओं का लिंगानुपात आपसे शिशुओं का आबादी पूछ रहा है। ये शिशु वर्ग में आते हैं, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर थी? तो यह रोहतास जिला है, जहाँ पर पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी, 85.29%, 85.29%। इसका आंसर बी हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर थी? तो ये भी रोहतास ही है, 62.97% हो जाएगा। 62.97% हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो यह पटना है, जिसमें सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है। 25 लाख से ज़्यादा शहरी जनसंख्या है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो 46.1%। 2001 का पूछा जा रहा है यहाँ पर। एक बस बीच में ऐसे ही सवाल डाल दिया गया है, इसको याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो इसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं। 59.8% है, तो 46 से कितना हो गया है? 59.8% पर आ गया है। ये भी याद रखिएगा। सेम सवाल है, लेकिन 2011 के हिसाब से इसलिए दिया गया ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। 46.1% से बढ़ करके 59.8% आ गया है, अर्थात 13.7% की वृद्धि देखी गई है। अगला है कि 2001 और 2011 के बीच बिहार में शहरी साक्षरता दर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 71.9% से बढ़ करके 76.9% हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अर्थात शहरों की तुलना में ग्रामीण आबादी में साक्षरता अधिक परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बढ़ी है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 2001 की तुलना में 2011 में बिहार की ग्रामीण महिला साक्षरता दर क्या थी? ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है ये 30.5% से बढ़ करके 49.6% तक पहुंचा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है? गिरावट तो वैशाली जिले में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। वैशाली का बाल लिंगानुपात 2001 में 934 से 2011 में 908 हो गया है, जो 26 अंकों की सबसे बड़ी गिरावट है। अर्थात यहाँ पर गर्भ में ही लड़कियों को मार देने की संख्या सबसे ज़्यादा होगी वैशाली में, तभी ऐसा देखा गया है। वैशाली, जिसको दुनिया का पहला लोकतंत्र पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, वहाँ की स्थिति देखिए ज़रा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास ही है। यह रोहतास ही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 84.4% थी, जो सबसे ज़्यादा थी। 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? सबसे ज़्यादा किस जिला में था? तो ये भी रोहतास ही होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर थी? तो यह किशनगंज है। किशनगंज बिहार के बिल्कुल बंगाल से सटा हुआ कॉर्नर पर है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 59.3% है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर थी? तो यह मधेपुरा है। मधेपुरा में 42.35% ही थी। 2001 और 2011 के बीच बिहार के किस जिले में लिंग अनुपात में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है?
सबसे ज़्यादा लिंगानुपात में गिरावट मुंगेर में देखा गया है, ये भी कोई कम नहीं है। 2001 में 893 था, 2011 में 876 हो गया, 17 अंकों की गिरावट आई यहाँ पर भी वही हाल है। इसका आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका आंसर ए हो जाएगा। मुंगेर याद रखिएगा, वैशाली को भी याद रखिएगा ताकि आंसर आपके गलत ना हो, बाकी तो ठीक है। 2001-2011 के बीच बिहार में 0 से 6 वर्ष की बच्चों की संख्या कितनी बढ़ी है? अब संख्या के हिसाब से पूछ रहा है, तो 1.61 करोड़ से बढ़ करके 1.90 करोड़ हो गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले में सबसे कम जनसंख्या थी? तो यह शिवहर जिला है, इसका आंसर ए हो जाएगा। शिवहर की जनसंख्या 6.56 लाख है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार में कुल कामगारों का परसेंटेज क्या था? कुल कामगार क्या पूछा जा रहा है, तो 33.7% से घट करके 33.5% हो गया, इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है 2001 और 2011 के बीच बिहार में मुख्य कामगारों का परसेंटेज क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 25.5% से घट करके 25.0% पर आ गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 0.5% की कमी देखी गई। 2001 और 2011 के बीच बिहार में सीमांत कामगारों का परसेंटेज क्या था? तो यह 8.2 से बढ़ करके 8.5 हो गया, इसका उत्तर ए हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार के जिले में सबसे ज़्यादा बाल लिंग अनुपात था? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? यह गोपालगंज में था, इसका आंसर सी हो जाएगा। कितना था? तो 948, 948 याद रखिएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है? तो यह वैशाली हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है, 908 हो गया है। 2001 और 2011 के बीच बिहार के जिले में शहरी पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी? शहरी पुरुष साक्षरता दर पटना में सबसे ज़्यादा है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले में शहरी महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी? शहरों में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा, शहरों में पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा, इस प्रकार से भी सवाल दिए गए जो बिल्कुल नए सवाल हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना, इसका आंसर ए हो जाएगा। 79.1% है। वैसे रोहतास लिटरेसी में आगे है, लेकिन शहरों के हिसाब से देखें तो पटना का परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। 2001 और 2011 के बीच बिहार के जिले में सबसे कम शहरी साक्षरता दर थी? तो यह किशनगंज में सबसे कम शहरी साक्षरता दर है, जो 64.7% है केवल। 2001 और 2011 के बीच बिहार के जिले में अनुसूचित जाति एससी का परसेंटेज सबसे कम था? तो किशनगंज में एससी का परसेंटेज सबसे कम है। सबसे ज़्यादा गया जिले में है एससी का परसेंटेज, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले में एसटी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा था? परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहा है, ऊपर आबादी पूछा था, तो दोनों में ही पश्चिमी चंपारण आ जाएगा। एक चीज़ और है, एससी और एसटी जो जातिगत जनगणना में केवल ओबीसी से जुड़े हुए वर्गों का जनगणना नहीं किया जाता है, बाकी एससी एसटी का तो हमेशा किया जाता है। उनका आंकड़ा भी हमारे पास कि किस ज़िले में एससी ज़्यादा है, किस ज़िले में एसटी ज़्यादा है। तो क्या इससे कुछ खराब हो गया है क्या भारत का? बिल्कुल भी नहीं, इससे कुछ भी ऐसा बिगड़ा नहीं है। हाँ, ओबीसी जनसंख्या को अब गिना जाएगा 2026 के जनगणना में, तो वो उसके बाद देखेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगला देखिए क्या है, 2001 और 2011 के बीच बिहार के जिले में सबसे कम शहरीकरण का परसेंटेज था? तो यह शिवहर है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 4.3% ही यहाँ पर शहरीकरण है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 60 सवाल करेंगे इससे जुड़े हुए, उसके बाद हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा के हिसाब से सवाल करेंगे कुछ, और इस पीडीएफ में आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 60 शुरुआत के इंपॉर्टेंट सवाल थे जनगणना से जुड़े हुए, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। 2001 और 2011 के बीच बिहार में किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था? तो यह शिवहर है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 2001 में शिवहर का ग्रामीण जनसंख्या घनत्व 1800 के करीब था, जो सबसे ज़्यादा था। 2011 में 2001 और 2011 के बीच बिहार के जिले में ग्रामीण जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या, तो यह कैमूर जिला में है। कैमूर का वैसे भी जन घनत्व कम है, ग्रामीण में भी घनत्व कम है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक और करवा देता हूँ मैं कि 2001-2011 के बीच बिहार में किस जिले में शहरी जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था? तो यह पटना जिला है, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो 61 सवाल मैंने इसके करवाए हैं। अब मैं आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा भी करवा देता हूँ, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल तो कोई वीडियो नहीं आना चाहिए, कल आपको कुछ ऐसा वीडियो वगैरह देखना भी नहीं चाहिए, आपकी इच्छा पर है। मैं अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं डालूंगा, ऑल द बेस्ट ही बोलूँगा, और क्या बोलूँगा। बाकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा भी हम लोग ज़रा सा कर लेते हैं इसमें, देखिए उसके सवाल। सबसे पहले तो आपको यही बता दूँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया किसके द्वारा जाता है? तो दरअसल में ये मैंने 2024 ईस्वी में 2023 ईस्वी में 2023 अंत में 24 में, हाँ मैंने ये पढ़ाया था डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में, क्योंकि उस समय यह काफ़ी चर्चा में था और आया था डेटा,
इसलिए डिटेल में पढ़ाया था मैंने इसको। लेकिन सवाल अब पूछा जा रहा है बीपीएससी में, क्या ये सवाल आगे ही पूछा जा सकता है? कल का पेपर देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो पेपर अभी तैयार किया गया। मैं आपको जैसा बताऊं, मुझे ऐसा लगा कि वो पेपर पिछले साल के बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए उन्होंने तैयार किया था, बस करंट अफेयर के सवाल चेंज कर दिया, बाकी जीएस के मुझे वही सवाल लगे। ऐसा मुझे लगता है, मैं 100% भी गलत हो सकता हूँ। लेकिन क्योंकि एनएफएस जो है, इसके क्या डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सरकार का डेटा है, और जब तक अगला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नहीं आ जाता है ना, तब तक इसी डेटा का यूज़ किया जाता है। तो यह बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्या इसके सभी डेटा को याद करना होता है? पीटी मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने पढ़ाया भी था। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स करके जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, फैमिली वेलफेयर, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन एक और संस्थान इसमें सहभागी होता है, क्या नाम है उसका? IIPS, है ना? क्या बुलाया था इसको? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। IIPS जो है, ये भी इसमें सहयोगी होता है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर IIPS मुंबई, कहाँ पर है ये? मुंबई में है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, यह मुंबई में है। इसके द्वारा यह डेटा, इन दोनों के द्वारा डेटा तैयार किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा तैयार किया जाता है। इसमें कई सारे चीज़ों का सर्वे किया जाता है। जैसे एक और डेटा है, अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई क्या यही पूछेगा, तो संभावना कम है, क्योंकि यह पूछ चुका है ऑलरेडी। एक और डेटा है जो नहीं पूछा है, वह है क्या? तो नेशनल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, HCES जिसको कहा जाता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जो खर्चा किया जाता है घर में लोगों के द्वारा, उसका सर्वे किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो वो डेटा तो नहीं पूछा है, वो भी पूछ सकता है। तो कितने सारे सर्वे को आप पढ़ेंगे, और ये सब पुराने करंट अफेयर हैं। तो ठीक है, आप एक बार HECS को भी देख लीजिएगा, लेकिन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे पढ़ाया हुआ है मैंने बहुत पहले। आप उसको एक बार गूगल कर लीजिएगा या AI कर लीजिएगा, तो आपको सारा डेटा मिल जाता है। एक नज़र मार लिया उसके दृष्टिकोण से, बिहार के दृष्टिकोण से भी देख लिया। ठीक है, अब कुछ दिन पहले ही मैंने फरवरी में पढ़ाया था, जिस पर आधारित मैंने परसों MCQ किया था, जिस MCQ से कल के ASO के एग्ज़ाम में 2 सवाल आए हैं। उसमें एक सर्वे मैंने पढ़ाया जिससे सवाल अभी तक नहीं पूछा है। NSO का सर्वे है टाइम यूज सर्वे, टाइम यूज सर्वे है। परसों के वीडियो मैंने करवाया है, और इससे सवाल नहीं पूछा गया है, और यह NSO के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा सर्वे किया गया है। तो अब ये भी सर्वे है। तो बहुत सारे सर्वे हैं। फिलहाल आपके हाथों में जितना है उतना करके जाइए, वही सही रहता है। नए पढ़ने के चक्कर में पुराना भी भूल जाएंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.0 है, 3.0 है, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। मतलब बिहार में महिलाएं अपने प्रजनन के उस उम्र में, जब तक उनका प्रजनन का उम्र होता है, एवरेज 3 बच्चों को जन्म देती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। शहर का 2.4 है, ग्रामीण का 3.1 है, ये भी याद रखिएगा। कितना होना चाहिए? प्रतिस्थापन रेट किसको कहा जाता है? 2.1 को कहा जाता है। अगर 2.1 रहे ना प्रजनन का दर, तो यह सही रहता है। ना तो आबादी बहुत ज़्यादा कम होती है, ना तो आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 2.1 परफेक्ट माना जाता है। 2 भी खराब माना जाता है, 2.1 से ज़्यादा भी सही नहीं माना जाता है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत की कुल TFR कितनी है? तो भारत का 2.0 हो गया, जो कि सही नहीं है। आने वाले समय में भारत में युवा आबादी कम होने लग जाएगा, और 2100 ईस्वी तक जाते जाते भारत की आबादी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार में 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में साक्षरता दर कितना है? 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में साक्षरता दर पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 57.8% है। ये हेल्थ सर्वे तो अभी किया गया है, इसमें भी कोई खास प्रोन्नति नहीं देखा गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए क्या है, साक्षरता दर 57.8% है, शहर का 74.9%, अप्रॉक्स 75, और ग्रामीण का 54.5%। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में साक्षरता दर क्या है? भारत में पूछा जा रहा है। भारत में 71.5%। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा।
नेशनल फैमिली हेल्थ डेटा के अनुसार बिहार में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण का क्या परसेंटेज है, तो 42.9%। बहुत ही खराब आंकड़ा है यह, और यह हाल फिलहाल का डेटा है। 42.9% है। शहरों में 36.8%, ग्रामीण में 43.8% है, और टोटल अगर निकाल रहे हैं तो 42.9% बन रहा है, जो कि काफ़ी गंभीर स्तर का है। हर 100 में से 42वां बच्चा जो है यह कुपोषण का शिकार है बिहार में। और इसी प्रकार से अगर भारत में देखेंगे हम लोग कुपोषण के शिकारों को, तो 35.5% है। इसको भी याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार में 12 से 23 महीने के कितने % बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हुआ है। पूर्ण टीकाकरण का आंकड़ा है तो 69.9%, अप्रॉक्स 77%, जिसमें शहर का है 66.7%, ग्रामीण का है 70.5% आबादी। क्या ये सभी आंकड़े याद रखने हैं? नहीं याद हो पाएगा। कैसे याद हो पाएगा? परसों एग्जाम है, आज कैसे इतना याद कर लेंगे? लेकिन ठीक है, फिर भी एक नज़र मार लिया कि कहीं से अगर कुछ ऐसा पूछे और देखा हुआ रहता है तो लास्ट टाइम आप टिक कर सकते हैं उसको, तो इसलिए इसको याद कर लिया, पढ़ लिया, एक बार 2 बार दोहरा लिया, बैठे बैठे बस में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं तो देख लिया, इस हिसाब से इसको पढ़िएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार भारत में 12 से 23 महीने कितने % बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हुआ है। भारत के बारे में सेम आंकड़ा है तो 76.4% इसका आंसर हो जाएगा। वहाँ पर कितना था? वहाँ पर था 69.9 और यहाँ पर है 76.4%, 76.4%, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा के अनुसार बिहार में 6 से 59 महीनों के बच्चों में एनीमिया का प्रसार क्या है। एनीमिया 69.4% बच्चों में देखा जाता है। इसका क्या कहते हैं भाई? रक्त अल्पता कहते हैं, खून की कमी कहते हैं। बिहार के हर 100 में से अप्रॉक्स 70 बच्चों में एनीमिया देखा जा रहा है, तो इसका आंसर बड़ा ही गंभीर सा आंकड़ा है, सी हो जाएगा। इसे ऐसे ही भारत का भी है, भारत में पूछा जा रहा है, तो भारत में 67.1 है, बिहार का 69 है, तो भारत का 67 है। कहाँ से आप जापान को पीछे छोड़ रहे हैं इकॉनमी में? अपने ही देश की सरकार का सर्वे का डेटा कितना सुंदर है। जापान को आप इकॉनमी में पीछे छोड़ रहे हैं, यहाँ पर पीछे छोड़ना होता है। ये अगर सही होगा तो इकॉनमी में जापान क्या अमेरिका पीछे छूट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से पूछा जा रहा महिलाओं में एनीमिया का परसेंटेज पूछा जा रहा है, जो बिहार का है 63.5% और भारत का कितना है, तो भारत का है 57% महिलाओं में एनीमिया, रक्त अल्पता देखा जा रहा है। इसीलिए स्कूलों में आयरन की गोली जो है इसीलिए बांटा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि बिहार में संस्थागत प्रसव का परसेंटेज क्या है, मतलब इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरीज होती हैं हॉस्पिटल में या चिकित्सा केंद्र में डिलीवरी, उनका परसेंटेज कितना है अभी, तो बिहार में है 76.2%। इसका आंसर ए हो जाएगा। और अगर भारत की बात करें तो 88.6% है, 88.6%। मात्र 13.4% लोग हैं वही घर में अभी भी डिलीवरी करवाते हैं बच्चों का, नहीं तो हॉस्पिटल में ही होता है। ये काफ़ी सही है, इससे शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को हम कम कर पाते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि अगला सवाल देखिए क्या है कि बिहार में 15 से 49 वर्ष की विवाहित महिलाओं में आधुनिक गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग कितना है, तो ये 44.4% है। फैमिली हेल्थ सर्वे है ना, तो इस प्रकार का डेटा पूछा जाता है वहाँ पर भी, है ना। जैसे कल एक सवाल पूछा गया बिहार के शहरीकरण के बारे में, तो 84% था वहाँ पर, तो इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह से भारत का अगर देखें तो 56.5% इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार में कितने % परिवारों के पास बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, तो 49.4% के पास में है। और अगर भारत में हम लोग बात करें तो 70.2% है, 70.2% है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि पुरुषों में एनीमिया का प्रसार कितना है। अगर बिहार में हम लोग देखें तो 29.5%, मात्र 29.5% पुरुषों में एनीमिया है, रक्त अल्पता है, जबकि महिलाओं का परसेंटेज कितना ज़्यादा था आपने देखा ही। ऐसे ही अगर भारत की हम लोग बात करें, भारत का डेटा की बात करें, तो भारत में भी मात्र 25% पुरुषों में रक्त अल्पता देखी जाती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम वजन अंडरवेट का परसेंटेज कितना है, तो 48.0% है, 0%, 41% है, 41% है, 41% है, 41% है। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, ग्रामीण में 41.8% है, शहरी में
35.8% है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से भारत का अगर हम लोग देखेंगे तो 32.1% है अंडर वेट का, कम वजन का परसेंटेज बच्चों में, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। या कुपोषण जांचने का पैरामीटर होता है अंडर वेट, उम्र के हिसाब से कम हाइट, हाइट के हिसाब से कम वजन, उम्र के हिसाब से देखा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा के अनुसार बिहार में 15 से 49 वर्ष की विवाहित महिलाओं कितने % अपने जीवन में कभी भी शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है। बिहार में उनको फिजिकल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा है, मारपीट हुई है उनके साथ, तो ये 40% है, 100 में से 40 हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। और अगर भारत में देखेंगे तो 29.3% हो जाएगा। कितना ख़राब है यह डेटा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार में बच्चों के जन्म का पंजीकरण का परसेंटेज है 75.6%। और अगर भारत का देखेंगे सेम चीज़ हम लोग, बच्चों के जन्म का पंजीकरण, तो वहाँ पर 89.2% है। अर्थात बच्चों के जन्म के बाद पंजीकृत किया जाता है। ये सही है, आगे के उनके जन्म के लिए जन्म प्रमाण पत्र सहित कई सारे चीज़ों के लिए यह सही होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार में 6 से 23 महीने के कितने % बच्चों को पर्याप्त आहार मिलता है। तो 10.9% बच्चों को मात्र पर्याप्त आहार मिलता है। भारत सरकार का यह डेटा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। और अगर भारत की हम लोग बात करेंगे तो 11.3% ही बच्चे हैं जिनको पर्याप्त आहार मिल पाता है। आहार जो उनको मिलना चाहिए वो मिल पाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर्वे के अनुसार बिहार में घरों में बिजली की सुविधा का परसेंटेज क्या है। तो 96.3% घरों में बिजली का कनेक्शन है, 96.3%। और अगर भारत का हम लोग बात करें तो 96.8% है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। NFH 5 के अनुसार बिहार में 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में कितने % को खुद का निर्णय लेने से स्वतंत्रता है, मतलब स्वतंत्रता है, खुद का निर्णय लेने की स्वतंत्रता दिया गया है। तो सी हो जाएगा। 87.1% महिलाएं, 87.1% महिलाएं। इसका आंसर सी हो जाएगा। और अगर भारत में हम लोग देखेंगे 15 से 49 वर्ष में तो 88.7, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला डेटा देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टंटिंग, वेस्टिंग पूछा जा रहा है। वेस्टिंग पूछा जा रहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में वेस्टिंग का परसेंटेज कितना है। तो 22.9% बच्चे हैं। शहरी में 21% और ग्रामीण में 23.2% बच्चे हैं। वहीं पर अगर भारत में हम लोग बात करें तो भारत में 19.3% बच्चों में वेस्टिंग देखा गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा के अनुसार बिहार में 6 से 23 महीने के कितने % बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार मिलता है। तो ये 10.9% है। और इसी प्रकार से भारत का अगर हम लोग देखेंगे तो भारत का 11.3% है। बिहार के शहरी में 9.2%, ग्रामीण में 11.2% है। ग्रामीण का डेटा यहाँ पर ज़्यादा सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला डेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा अलग से। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। सर्वे के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या है। तो बिहार में 46.8 है जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है। यह कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसको कहा जाता है। तो यह है शिशु मृत्यु दर 46.8 है जो प्रति 1000 जन्म है। शहरों में 43 है, ग्रामीण में 47 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से भारत का शिशु मृत्यु दर कितना है, तो 35.2% है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब अगले जो सवाल हैं वो तुलनात्मक आधार पर हैं, अर्थात NFHS 4 और NFHS 5 के बीच में तुलना करके यह सवाल पूछा जा रहा है आपसे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए मेरे हिसाब से मेरी तरफ से जितना हो पाता है मैं आपको करवाता हूँ, जिस हद तक जाना होता है मैं जाके करवाता हूँ। फिर भी कुछ हिस्सा तो छूटेगा ही ना, कितना मैं भी करवाऊँगा, कितना अभी पढ़ के जाएंगे, कोई ऐसा लिमिट है क्या, करंट अफेयर का कोई लिमिट है क्या। तो अपने हिसाब से जितना तक हो पाया है मैंने करवाया है। और अब और क्या ही बोलूँ मैं, फिर भी अगर कुछ छूट जाए तो उसके लिए मैं तो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता उसका। बाकी तो आपको ही मेहनत करना ही पड़ता है। पहला सवाल देखिए क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 तक बिहार में कुल प्रजनन दर में क्या बदलाव आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा 3.4% था टोटल फर्टिलिटी रेट, जो घट करके 3% हो गया। क्या ये घटना सही है? हाँ बिल्कुल सही है, नहीं तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी गति से बढ़ेगा, हम उसको संभाल नहीं पाएंगे।
इसी प्रकार से भारत के बारे में पूछा गया है तो 2.2 से घट करके 2.0 हो गया है, अर्थात 2 हो गया है भारत का TFR। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि NFHS 4 और 5 में बिहार में 1549 वर्ष की महिलाओं में साक्षरता दर में क्या बदलाव आया है। तो 47.0% से बढ़ करके 57.8% हो गया, अर्थात 10.8% का ग्रोथ देखा गया साक्षरता दर में भारत में। तो इसका बिहार में तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से भारत का अगर आपसे पूछा जाए तो भारत में 65% से बढ़ करके 71.5% हो गया है, अर्थात 6.5% का ग्रोथ देखा गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि दोनों सर्वे कंपैरिजन में बिहार में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण का परसेंटेज क्या बदला है। तो 48.3% से घट करके 42.9% पर आ गया है हमारा कितना कुपोषण घट करके कम हो गया। 48.3% से घट करके 42.9% पर आ गया है कुपोषण बिहार में। और अगर भारत में हम लोग बात करें तो भारत में यह घट करके 38.4% से 35.5% हो गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि टीकाकरण के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। 12 से 23 महीने के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण का परसेंटेज बिहार में कितना बदलाव हुआ है। दोनों सर्वे को अगर कंपेयर करें तो 61.7% से बढ़ करके 69.9% हो गया, जो कि काफ़ी सही है, क्योंकि टीकाकरण ज़्यादा होने से बच्चे कम बीमार पड़ेंगे और हमें सामाजिक स्तर पर सुधार देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसी प्रकार से भारत के बारे में 62% से बढ़ करके 76% हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका आंसर ए हो जाए। 9 नंबर सवाल देखिए क्या है। 10 सवाल करेंगे हम लोग। दोनों डेटा में पूछा जा रहा है 6 से 59 महीनों के बच्चों में 59 महीने हैं, एनीमिया का परसेंटेज क्या बदला है। तो 63.5% से बढ़ करके 69.4% हो गया है। एनीमिया बढ़ गया है बच्चों में, जो कि सही नहीं है। रक्त अल्पता बढ़ गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। और लास्ट सवाल है आज का कि भाई प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में एनीमिया का परसेंटेज कितना चेंज हुआ है। तो यह कितना हो गया 58.6% से बढ़ करके 67.1% हो गया है बच्चों में एनीमिया, जो कि सही नहीं है। अपने तरफ से मैंने ढेर सारे सवाल आपको हल करवाए हैं, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा का भी और सेंसस 2011 का भी बहुत सारे सवाल करवाए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कल तो कोई अब वीडियो नहीं आएगा, आज भी अब शायद दूसरा वीडियो नहीं आएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए। आप सभी में से बहुत सारे बच्चे निकल रहे होंगे या निकल गए होंगे दूर दूर जिनका सेंटर है। थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और घबराइएगा मत। एग्ज़ाम के बाद कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि भाई हो गया, सेलेक्ट हो गए या बाहर हो गए, क्योंकि पता नहीं होता है। हम लोग भी कितना भी अच्छे से आंसर निकालें तब भी कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक होता ही है, क्योंकि आयोग का बनाया गया सवाल है और ओरिजिनल सवाल होते हैं तो उसके आंसर निकालने में दिक्कत होती है। तो सबसे सही से सही आंसर की भी जो होता है उसमें भी 4-5 गलतियाँ होती ही हैं। तो आंसर की वगैरह से मिला करके खुद का आकलन ना करें, कट ऑफ कुछ भी चला जाता है। इसलिए एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा और वही आपका काम है। रिजल्ट नहीं है परसों परीक्षा का दिन है, तो परीक्षा अच्छे से देना है। थैंक यू सो मच आप सभी का।